So we will discuss about the calculation of hybridization in case of the coordination compounds. इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें कि इनकी पहचान क्या होती है. देखो जैसे ये है NiCN4 2 नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. हमें कैसे पता चला? देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उनको जब भी लिखा जाता है तो उनको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको लिखा जाता है. जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने ये लिखा NiCN4 2 नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ, है ना. इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई एम राइटिंग. तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके पास दो चीजें होती हैं. दो चीजें होती हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास. वो दो चीजें क्या क्या हैं? एक होता है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम. दूसरा जो होता है वो होता है लिगेंड. दूसरा क्या होता है? लिगेंड. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस गिवन एग्जांपल में बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो निकल है ना, निकल है. और इसके साथ देखो 4 CN जुड़े हुए हैं. 4 CN इसके साथ जुड़े हुए हैं. कैन यू सी? सो ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स हैं. दीज आर लिगेंड्स हेयर. जो साथ में जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं लिगेंड्स. सो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं यहाँ पे. ये सेंट्रल मेटल एटम तो निकल है, इसके साथ 4 CN जुड़े हैं, तो ये लिगेंड है. सो अब सबसे पहले अगर मान लो मेरे को इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ना, तो जो सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पे वो देखो क्या होता है. वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है. किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है? जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है. अब यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल. इसकी अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी. अब यहाँ पे आप समझना ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, ये चीज हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे सबसे पहले. तो देखो ये था हमारे पास में ना, एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखना. ये था NiCN4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे मेरे को निकल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको X मानते हैं. तो मैं यहाँ पे इस निकल को X मान लूंगी कि हाँ जी मेरे को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. अब देखो यहाँ पे CN है, साइनाइड है. साइनाइड को कैसे लिखते हैं? साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 होता है. ये पता होना चाहिए. ऐसे ही लिखते हैं ना हम, जैसे CN नेगेटिव लिखते हो आप, है ना. या जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है तो F नेगेटिव लिखते हैं. Cl है तो Cl नेगेटिव लिखते हैं. Br है तो Br नेगेटिव लिखते हैं. तो यहाँ पे CN है तो आप क्या लिखते हो? CN नेगेटिव लिखते हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि CN के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1 होता है ना, तभी तो CN नेगेटिव है. -1 होता है. तो अब देखो जब आपको निकालनी है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालेंगे? X जिसकी निकालनी है उसको ले लिया प्लस. अब यहाँ पे देखो जो CN है वो 4 है, तो जितने हैं वो चीज ले लो. यहाँ पे 4 ले लिया. मल्टीप्लाई बाय CN के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, तो मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा. क्लियर है? ऐसे करना होता है. सो इक्वल टू अब देखो ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैं पूरा लिख रही हूँ, ये वाली बात तो कंप्लीट हो गई. 4 × -1 आ गया. बाहर जो है इसके ऊपर जो पूरा चार्ज है वो -2 है. 2 नेगेटिव है ना बाहर, तो मतलब ये जो पूरा कम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है? -2 है. तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ इज इक्वल टू -2. अब देखना जरा, ये आ जाएगा X प्लस 4 × -1 कितना आएगा? -4. ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया? -2 आ गया. अब X प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. सो X - 4 इज इक्वल टू -2. सो ये आ जाएगा आपके पास X इज इक्वल टू -2. अब वहां पे ये माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, +4. सो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2.
सो x इज इक्वल टू आ गया +2। x क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है? वो यहाँ पे निकल है। तो उसकी आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, जो कि +2 आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो, मैंने बताया आपको कि आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ना, तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सेंट्रल मेटल एटम की। तो निकाल ली निकल की, सीख भी लिया कि कैसे निकालते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगी निकल की, ठीक है। अब यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकली है ना, तो मतलब मैं लिखूंगी Ni +2 की मेरे को क्या लिखनी है? यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखनी है। Ni +2 की कन्फिग्रेशन मेरे को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है, x की जो वैल्यू निकली है हमारे पास में, वो निकली है +2। मतलब Ni +2 की निकालनी है मेरे को, यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखनी है। अब देखो, अगर मैं निकल के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज योर 28, है ना। सो निकल के केस में Z इज इक्वल टू 28, मतलब एटॉमिक नंबर 28। अब देखो, अगर मैंने वैसे अगर यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखनी होती निकल की, तो ऐसे लिख सकते थे ना, Ar18, आर्गन 18, 3D में कितने आ जाने थे? 3D में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने थे? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एक्चुअल में 28 पूरे करने हैं। आपको यहाँ पे कितने पूरे करने हैं? 28 पूरे करने हैं ना। तो 3D 10 आता वैसे तो, मतलब जब हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ऐसे कर देते हैं कि हाँ जी 18 से ज्यादा अगर किसी के हैं तो यहाँ पे आर्गन 18 लिख लिया, है ना। आर्गन 18, आर्गन क्या है? नोबल गैस है ना। सो आर्गन 18, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 होता है। सो Ar18 लिख लिया, 3D में 10 आ जाएंगे। तो देखो हो तो गया 18 + 10 28 पूरे। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको मेन चीज क्या फोकस करनी है, बट यहाँ पे Ni +2 है, Ni +2 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करना पड़ेंगे, अगर ऊपर चार्ज में +2 है। मतलब आपके पास कन्फिग्रेशन ऐसे बनेगी, आर्गन 18 3D, निकल D ब्लॉक का एलिमेंट है ना, 3D यहाँ पे आपको ऑर्बिटल भरना पड़ेगा। सो 3D 8 लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है, ये किस चीज के लिए लिखा? ये लिखा Ni के लिए, सिंपल निकल के लिए, अगर मेरे को कन्फिग्रेशन लिखनी है। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे 3D 8 करके लिखा है ना, ये लिखा है Ni +2 के लिए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे लिखा। देखो, क्योंकि Ar18 3D 8, सो 18 और 8 कितना होता है? 18 और 8 26, यानी कि आपको 26 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखना है, ना कि 28 के। क्यों? क्योंकि Ni +2 है। जब यहाँ पे +2 है तो इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेंगे, ठीक है। सो 3D 8 बनेगा, तभी 26 हुए फिर। सो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाने होते हैं। देखो, अगर हम 3D की बात करें तो 3D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बना देती हूँ मैं यहाँ पे 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये हो गया यहाँ पे 3D, ठीक है। 3D में 5 ऑर्बिटल्स बना दिए। अब एक जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगी 4s वाला, एक मैंने यहाँ पे बना दिया 4s वाला, और इसके बाद हम बना देते हैं, अगर मैं बात करूं 4p में, देखो ये चीजें याद रखना पड़ती हैं। 4p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको कि 3 होते हैं, ठीक है। s में 1 होता है, और 3D
के 5 होते हैं, तो बस याद रख लेना कि अगर 3D ऑर्बिटल लिख रहे हो तो 5 बॉक्स बनाओगे, 1 2 3 4 5। 4s लिख रहे हो तो 1 बनाओगे, 4p लिख रहे हो तो 3 बनाओगे। क्लियर है ये बात? अब देखना, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, ये जो आपको कंपाउंड दिया गया था, ये क्या दिया था, NiCN4 2 नेगेटिव दिया था। तो अगर मैं बात करूं CN की या साइनाइड की, तो जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड वो होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा लिगेंड होंगे वहां पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो निकल है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे 4 CN जुड़े हैं, तो ये जो CN है ये लिगेंड है। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है वो लिगेंड होता है। और कुछ एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और कुछ एक जो है वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। कुछ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और कुछ एक आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि जो CN है, जो साइनाइड है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, साइनाइड हो गया आपका, या फिर अमोनिया अगर जुड़ा हुआ होगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो जैसे जो हैलोजेंस होते हैं, जैसे कि अगर फ्लोरीन जुड़ा है, मान लो Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है, एक्सेट्रा, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, जनरली जो हैलोजेंस अगर जुड़े हुए होते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उनको कंसीडर किया जाता है एज ए वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन CN, अमोनिया हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़े हुए हैं ना, अगर इनमें से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा उस केस में? उस केस में पेयरिंग हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे पेयरिंग हो जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है तो वहां पे पेयरिंग हो जाएगी। और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप नोट करके चलिए, फिर जब हम अभी निकालेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन तब ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या बात की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एग्जांपल जैसे कि CN हो गया, अमोनिया हो गया। वीक फील्ड लिगेंड के एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, Cl हो गया, Br हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा अगर तो पेयरिंग हो जाएगी। याद रखना, स्ट्रॉन्ग चीज आई तो पेयरिंग हो जाएगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। सो अब देखना जरा इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है जो मैंने ये बोला यहाँ पे कि हाँ जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। देखना, यहाँ पे हमने बात की कि Ni+2 है तो वहां पे जो कन्फिगरेशन बनेगी वो 3D8 बनेगी। तो देखो 3D8 बनेगी तो जो 3D वाला है ना, 3D में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वहां पे मैं भर देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक तो देखो मेरे पास में बात है, मैं दोनों तरीके से यहाँ पे आपको बना के बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो 3D में मैं 5 ऑर्बिटल्स बना रही हूँ, 1 2 3 4 5, 5 मैंने बना दिए 3D में। सो अब यहाँ पे एक चीज देखना कि एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं, देखो मेरे को 3D8 है ना, तो मतलब मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप करने हैं, है ना, 8 भरने हैं। तो एक पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये एक ऐसे एरो, एक ऐसे, अपोजिट स्पिन के अकॉर्डिंग करते हैं ना ऊपर नीचे, तब ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे, एक ऐसे, नेक्स्ट ऑर्बिटल में भी एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। सो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे कितने एरो बना दिए, एक एरो एक इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना दिए ना। अपोजिट स्पिन में बताने होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे। सो देखो 8 मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास में ये है कि मैं ऐसे फिलअप कर सकती हूँ यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी मैं नीचे लिख रही हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो ये है कि
मैं ऐसे कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद पहले वाले में भर दूं 6 7 8। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला तरीका है ना, हालांकि नीचे वाले तरीके से अगर मैं भर रही हूँ तो यहाँ पे भी 3D में 8 पूरे हो जा रहे हैं, हो तो जा रहे हैं 8 पूरे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना तो वहां पे पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, अब देखना एग्जाम्पल क्या लिया था, NiCN4 2 नेगेटिव लिया था। तो यहाँ पे जो CN है ना वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर मैं नीचे वाले तरीके से भरती ना तो यहाँ पे तो ये जो लास्ट और सेकेंड लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो अनपेयर्ड रह जाता, अनपेयर्ड यानी कि अकेले रह गए ना, ये पेयरिंग नहीं हुई। पेयरिंग तो तब होगी जब दो होंगे जोड़े में, तब होगी पेयरिंग, लेकिन नीचे वाले केस में तो पेयरिंग हुई ही नहीं। सो अब यहाँ पे तो पेयरिंग अगर हुई ही नहीं तो ये तो गलत तरीका हुआ भरने का, क्योंकि CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहां पे तो पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग करा दी सबकी, देखो सबको जोड़े में कर दिया, ये पहले वाले ऑर्बिटल में 2 हो गए, दूसरे वाले में 2 हो गए, तीसरे में 2, चौथे में 2। ये था इंपॉर्टेंस उस बात का जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज द वीक फील्ड लिगेंड। अब सवाल ये उठता है कि अब आपको कैसे बताना है कि यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका, एकदम से MCQ सॉल्व होंगे। देखना मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ यहाँ पे। मान लो घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, है ना, मान लो घर में टोटल 4 गेस्ट आ रहे हैं, और जो गेस्ट आ रहे हैं उन सब ने पहले ही बता दिया हुआ है कि हमें सेपरेट रूम चाहिए। सब ने बोल दिया कि हाँ जी हमें अलग अलग ही रूम चाहिए सोने के लिए, तो सब ने ऐसे बोल दिया। तो क्या करना पड़ेगा, जो फैमिली ओनर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 रूम्स तो खाली करना पड़ेंगे ना फिर, कि 4 गेस्ट आ रहे हैं घर में। मान लो उन गेस्ट ने पहले ही बोल दिया कि हम ऐसे कुछ एडजस्ट करने वाले नहीं है, हमें सिंगल रूम ही चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जो फैमिली ओनर है उसको 4 रूम कैसे ना कैसे करके खाली करना ही पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो NiCN4 2 नेगेटिव था, तो यहाँ पे आप समझो कि ये जो CN है ना ये लिगेंड था, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये लिगेंड था। तो आप ऐसे समझो कि ये जो CN है ना ये यहाँ पे गेस्ट है, तो अब इस CN को यहाँ पे आना है ना, तो इसके लिए रूम खाली चाहिए। सो अब देखो यहाँ पे तो रूम पहले से ही खाली है, रूम खाली है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है खाली करने की रूम। देखो ये आराम से आ जाएगा, ये जो गेस्ट है ना हमारा CN, NiCN4 2 नेगेटिव था, तो CN यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हेयर एंड हेयर। देखो एक CN यहाँ आ जाएगा, एक CN यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। आ गए 4 आ गए, देख लो NiCN4 2 नेगेटिव था तो 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे एक CN आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब देखो CN जो आया है ना वो D में आया है, तो D की एक ऑर्बिटल में आया है, तो मैं यहाँ पे D लिख लेती हूँ। देख रहे हो पहले वाले 4 में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे तो 3D में पहले ही 8 भर दिए थे, तो वहां पे तो खाली नहीं था रूम, पेयरिंग करा के भी खाली नहीं होता क्योंकि पहले से ही पेयर्ड है। सो D का एक भरा तो D, S 4s में एक भरा, वहां पे CN आया तो S लिख दूं यहाँ पे। 4p, P के यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं, CN जो आ रहा है वो P के कितने ऑर्बिटल्स में आ रहा है, 2 में। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई देख लो, DsP2, सिंपल। सो इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, DsP2। याद रखना, ये मैंने आपको बताया कैसे, बस आप ये देखो कि हाँ जी जो लिगेंड है जो CN है वो कौन कौन से रूम में आ रहा है। तो देखो D का एक रूम, ये 3D में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 4s में 1 बनता है, 4p में 3 बनते हैं। तो देखो CN जो है वो D में आ रहा था, एक कमरे में आ रहा था, फिर 4s के एक कमरे में आया, फिर 4p के 2 रूम्स में आया। सो एक D का यूज हुआ सो D, एक S का यूज हुआ सो S,
2p के यूज हुए, सो p2। आई होप दिस इज क्लियर। सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है इसके केस में। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। NiCN4 2 नेगेटिव के केस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे शेप कैसी होगी इसकी, ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी। सो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो वहां पे जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। स्क्वायर प्लेनर बना के देख लेते हैं ऐसा कैसा स्क्वायर बन रहा है। बना के देख लो इसको। ये देखो Ni था ना हमारे उसमें, Ni लिख लिया। अब देखो यहां पे एक Cn आ जाएगा, एक Cn यहां आ जाएगा, एक Cn यहां, 1 Cn हेयर। टोटल 4 Cn पूरे हो गए क्या हमारे पास? टोटल 4 Cn कंप्लीट हो गए। और ओवरऑल चार्ज कितना था इसके ऊपर? देखो NiCN4 2 नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज कितना था? 2 नेगेटिव था। तो 2 नेगेटिव मैंने बाहर लिख दिया। तो देखो ये एक स्क्वायर सा बन रहा है क्या? ये एक स्क्वायर सा बन रहा है। सो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, बहुत सिंपल है। स्क्वायर प्लेनर आपके पास ज्योमेट्री हो गई। सो यहाँ पे अगर NiCN4 2 नेगेटिव में मैं देखूं, सो DsP2 हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देन ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स टेक अदर फ्यू एग्जांपल्स। सो अगर एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं सारे एग्जांपल को, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो चैप्टर में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए थे। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपके सामने ले रही हूं दैट इज CrF6 और इसके ऊपर पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज है। अब यहाँ पे मान लो मेरे को बोल दिया कि यहाँ पे निकालो हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो क्रोमियम है ना, यहाँ पे क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, आप देख रहे हो। लिगेंड यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। 6 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है। सो ये क्या है? ये लिगेंड है हमारे पास। सो अब देखना क्रोमियम की अगर मैं बात करूं ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 24 होता है। क्रोमियम के केस में Z इज इक्वल टू 24। अब अगर मेरे को यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखनी है ना इसकी, अगर मेरे को यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है तो पहले तो मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगी यहाँ पे क्रोमियम की। जैसे पीछे बात की ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले तो सेंटर मेटल एटम की, तो यहाँ पे क्रोमियम की निकालना पड़ेगी। तो मैं इसको X मान लेती हूँ। तो देखो निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है ये स्टेप भी ध्यान से चेक कर लो, इसलिए हम एक एक स्टेप को टाइम देके कर रहे हैं। CrF6 3 नेगेटिव है। सो यहाँ पे देखना मेरे को इसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सेंटर मेटल एटम है, ठीक है, इसकी। तो मैं X मान लूं इसको। अब देखो F आपने देखा है F के ऊपर -1 चार्ज होता है। फ्लोरीन ऐसे लिखते हैं ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। सो अब देखो X प्लस सेम तरीका जैसे पीछे किया, 6 फ्लोरीन जुड़े हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सो 6 इंटू -1, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू अब इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -3 है। सो इज इक्वल टू -3 क्या आ गया? इज इक्वल टू -3 आ गया। अब देखो X प्लस 6 इंटू -1 कितना आया? -6 इज इक्वल टू -3। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। X -6 इज इक्वल टू -3। X इज इक्वल टू -3, यहाँ पे ये क्या है? नेगेटिव है, उस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो +6 X इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो आपके पास +3 आ गया। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार फिर से चेक कर लो, जिसका आपको निकालना है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका आपको निकालना होता है। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे जो अकेला है Cr है ना, और इसके साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो ये तो लिगेंड है जो साथ में जुड़े हैं। अब
जो लिगेंड होते हैं उनके ऊपर चार्ज आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन चीज है। जैसे हम लिखते हैं ना, F नेगेटिव लिखते हैं, Cl नेगेटिव लिखते हैं, Cn नेगेटिव लिखते हैं, तो इनके ऊपर मतलब -1 चार्ज है। अगर ऐसे होता, मान लो हम ऐसे लिखते, F2 नेगेटिव लिखते हैं क्या हम कभी? अगर ऐसा होता तो तब -2 होता, लेकिन हम F नेगेटिव लिखते हैं, सो -1 होता है इनका, इनके ऊपर जो चार्ज होता है। सो -1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से स्टेप्स। ये x था, प्लस जैसे ही आप आगे वाले जो मेटल है उसकी तरफ आएंगे तो बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। सो प्लस, अब यहाँ पे जो अगला जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन कितने जुड़े थे इसमें? 6। तो देखो क्या किया मैंने, 6 मल्टीप्लाई बाय, जितना इसके ऊपर चार्ज है वो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। कितना है? -1। सो मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू क्या आ गया? -3 इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो -3, क्योंकि इसके ऊपर जो पूरा चार्ज था वो -3 था बाहर, इसीलिए लिखा। फिर अब देखो यहाँ पे ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि x की वैल्यू हमने कैसे निकाली। ये तो बहुत इजी है। सो x की वैल्यू हमने +3 निकाली। अब देखो यहाँ पे, मतलब अगर मेरे को यहाँ पे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, तो वो मेरे को Cr3 पॉजिटिव के लिए लिखनी है, Cr3 पॉजिटिव के लिए, या मैं बोल सकती हूँ Cr+3 के लिए लिखनी है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया कि हाँ जी x की वैल्यू 2 आई थी तो Ni+2 के लिए लिख रहे थे हम कॉन्फ़िगरेशन, वैसे यहाँ पे +3 आ गई ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की, तो मतलब मेरे को Cr3 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग मेरे को लिखना पड़ेगी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24, तो मतलब मेरे को यहाँ पे 24 के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है, 24 - 3 करना पड़ेगा, समझ रहे हो? 24 - 3 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे +3 आ गई है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यानी कि मेरे को यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। सो 24 - 3 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सो अब देखना जरा यहाँ पे कैसे करते हैं हम, तो लिख लो वैसे ही जैसे पीछे मैंने बताया आपको, आर्गन 18 लिख लेंगे। अब 3D में कितने आएंगे? 3D में कितने आएंगे यहाँ पे? 3D 3 आएंगे, है ना? देखो 18 और 3 कितना होता है? 21, तो हो तो गए 21 पूरे। अब वैसे ही करो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी, सेम स्टेप है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, यहाँ पे क्रोमियम D ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो 3D बना दो। 3D में कितने होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? अभी देखा 5 होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। तो 3D, फिर उसके बाद 4s में एक ही होता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम? उसके बाद हम लिखते हैं 4p। 4p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। 4p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक बात याद रखना ना, कि अगर कोई भी वीक फील्ड लिगेंड है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी वीक फील्ड लिगेंड है आपके कंपाउंड के अंदर ना, या आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर, सो वहां पे आपको एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल्स बनाना पड़ते हैं, एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल बनाना पड़ते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 4p तक तो है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, जैसे कि साइनाइड होता या अमोनिया होता, लेकिन यहाँ पे F जुड़ा है। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि जो हैलोजन्स होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। सो F जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा D बनाना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा D ऑर्बिटल्स। सो अब देखो 3D तो पहले ही बना दिए थे, यानी कि अब मेरे को यहाँ पे 4D भी लिखना पड़ेगा। ये देखो 4D में भी कितने ऑर्बिटल्स बनाऊं मैं? 5 होते हैं D में। सो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बना दिए। सो ये हो गया 4D। ऐसा कब करना है? ऐसे नहीं करना है, ऐसा तब करना है जब वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तब 4p तक ही सफिशिएंट है। एडिशनल जो D लिया वो कब लेंगे हम? अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड जो है अटैच्ड होगा, तो हम एडिशनल D यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 4D को ले रहे हैं। सो
क्योंकि 3D तो पहले ले लिया था, अब एडिशनल D क्या ले सकते हो आप, 4D ले सकते हो, तब लिया। और ऑर्बिटल्स तो इसके अंदर 5 ही बनेंगे। क्लियर हो गई ये बात क्यों लिया। अब देखना 3D 3 था। अब एक बात को ध्यान से देखना, आपके पास वो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पेयरिंग और अनपेयरिंग वाली। देखना एक तो तरीका मेरे पास ये हो सकता है, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिर से 3D। एक तरीका देखना क्या हो सकता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भरने का। एक तरीका तो ये हो सकता है, ये नीचे बना रही हूँ 1 2 3, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ना, तो एक तरीका ये हो सकता था नीचे वाला, और एक मैं ऊपर बना रही हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस 3D में एक भरूं, देन आगे, देन इसमें भरूं। अब यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछे कि कौन सा तरीका ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला मेथड ठीक है। यहाँ पे क्यों है फर्स्ट वाला मेथड ठीक, देखो AR18 3D3, नीचे भी तो 3 ही भरे मैंने 1 2 3, और जो नीचे वाला उसमें भी 3 ही भरे। लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उनके केस में पेयरिंग नहीं होती है। पेयरिंग का मतलब समझते हो, जोड़ा बन जाना। तो जोड़ा कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपोजिट स्पिन के एक साथ। जैसे यहाँ पे देखो एक एरो मैं ऐसे बता रही हूँ ऊपर को, इस वाले में अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, है ना। सो ये क्या है, यहाँ पे तो पेयरिंग हो गई ना, लेकिन हमें पेयरिंग नहीं करानी है, क्योंकि फ्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, हैलोजेंस जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो इसीलिए ये पहले वाला जो तरीका है ये ठीक है भरने का, हमें पेयरिंग नहीं कराना पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड डरते हैं पेयरिंग से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग है ना, वो पेयरिंग वहां पे हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगी। ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, जैसे हमने पीछे वाला एग्जांपल देखा, वहां पे CN जुड़ा था लिगेंड के तौर पे, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है। सो जो लिगेंड आपके पास जुड़े हैं ना यहाँ पे, उनके लिए रूम खाली करने हैं बस, वेरी सिंपल इज दैट। उनके लिए रूम खाली करने हैं आपको सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या मैं 3D में भी तो देखो 2 कमरे खाली हैं, ये वाला ये वाला, क्या मैं इसको भी यूटिलाइज कर सकती हूँ यहाँ पे कि फ्लोरीन यहाँ आ जाए। तो इसका आंसर है इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इसको यूटिलाइज, अब क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, तो वो 3D वाले में नहीं आता है, वो एडिशनल वाले में आता है। तभी तो हमने एक्स्ट्रा ये 4D बनाया था लास्ट में। देख लो हर एक चीज रिलेटेड है आपकी, तभी तो हमने एडिशनल बनाया था। ये जो लास्ट में बनाया ना हमने एडिशनल, ये इसीलिए तो बनाया 4D, जो एडिशनल हमने बनाया। जो वीक फील्ड लिगेंड है वो इस पहले वाले में नहीं आएंगे, मतलब ये इसको बोलेंगे कि हमें तेरी कोई जरूरत ही नहीं है, ये बेचारे खाली रह जाएंगे अब यहाँ पे। अब ये 6 फ्लोरीन कहाँ आएंगे, ये 6 फ्लोरीन कहाँ आएंगे। एक फ्लोरीन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इसमें 4s वाले में, 3 जो है वो 4p वाले में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ कि हाँ जी यहाँ पे आ जाएंगे। और ये देखो एक फ्लोरीन बोलेगा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक गेस्ट हमारा यहाँ आ गया फ्लोरीन, दूसरा गेस्ट यहाँ आ गया, तीसरा इसमें आ जाएगा, देखो 4th वन नेक्स्ट में आ गया। तो देखो 4 हो गए, अब 6 तो रह गए, 2 तो रह गए, टोटल तो 6 थे। तो अब ये बोलेंगे कि हम कहाँ जाएं। सो अब इनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बनाया तो है 4D एक्स्ट्रा। तो एक बोलेगा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ और एक बोलेगा कि मैं नेक्स्ट में आ जाता हूँ। तो देखो 6 पूरे हो गए क्या आपके पास, इज 6 कंप्लीटेड। देखो 1 2 3 4 5 6 ही तो हमारे गेस्ट थे, तो इनको जगह मिल गई। अब देखो 3D वाले को इसने ठुकरा दिया था यहाँ से। 3D वाले के भी हालांकि 2 कमरे खाली थे, लेकिन ये फ्लोरीन नहीं आया वहां पे, क्योंकि इसने पहले ही अपने लिए 4D वाले कमरे भी इसके लिए हमें तैयार करना पड़ते हैं। इसे याद रखो, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके लिए एडिशनल D हमें तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे 4D तभी तो हमने बनाए थे कि हाँ जी ये थोड़े से यहाँ पे नखरे कर रहा था, ये 3D में नहीं आएगा क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये इसको खाली छोड़ देगा। वैसे ऐसे भी तो हो सकता था कि आप यहाँ पे ले लेते आप इन 2 में भर देते,
3D के 2 खाली तो थे, फिर आगे ले लेते तब भी तो 6 पूरे हो जाते, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तभी एडिशनल 4D लिया, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन के लिए पीछे वाले एग्जाम्पल में भी किया, जिन जिन रूम्स में फ्लोरीन आया बस उनके नाम लिख लो। एक फ्लोरीन आपके पास एस में आया है, 4s में, तो एस लिख लू मैं यहाँ पे। 3 फ्लोरीन जो है वो कहां पे आए हैं? P वाले में आए हैं, तो sp3 देख रहे हो, P वाले में आए हैं। 4p में आए थे ना 3, तो sp3। और 2 फ्लोरीन D में आए हैं, सो D2। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई है, sp3D2 टाइप। आई होप इस बात में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि कैसे निकालते हैं। सिंपल, जिन जिन रूम्स में फ्लोरीन आया उनका नाम लिखो। एस में 1 आया, पी में 3 आए, डी में 2 आए, सो क्या बन गई, sp3D2। अब देखो, अगर sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है वहां पे, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है वहां पे, ऑक्टाहेड्रल। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा क्या, ये एक क्रोमियम है, एक फ्लोरीन यहां जोड़ दिया, एक यहाँ पे 1 हेयर, अदर हेयर, एक यहाँ पे नीचे। ओवरऑल चार्ज कितना है इनके ऊपर, देखो ओवरऑल चार्ज कितना दिया था हमें यहाँ पे, -3। सो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे -3 या 3 नेगेटिव लिख लो, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल आ गई, ये बताया कैसे आ गई sp3D2। आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट। जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे देन आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी फिर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फिर से, तो इसको आप ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अब। सो CO NH3 6 3 पॉजिटिव, ये है आपके पास। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है। CO क्या होता है, कोबाल्ट। 6 अमोनिया जुड़े हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है कितना है, 3 पॉजिटिव है। सो देखो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, क्या बात की है हमने, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ती है सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो यहाँ पे कोबाल्ट है तो निकाल लो। यहाँ पे लिख लेते हैं CO NH3 6 3 पॉजिटिव, जिसकी निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट उसको X मान लेंगे। सो X लिख लो यहाँ पे, X इसके ऊपर ना। अब देखो जो अमोनिया है ना, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हैविंग नो चार्ज। आपने कभी ऐसे सुना है क्या कभी कि ऐसे लिख लिया हमने NH3 नेगेटिव, ऐसा कभी आपने कंपाउंड देखा है कोई? नो। ऐसा तो आपने देखा है ना, हम ऐसे लिख देते हैं F नेगेटिव Cl नेगेटिव, या आप लिख देते हो Br नेगेटिव, या आप लिख देते हो, और क्या लिख देते हैं हम, Cn नेगेटिव, है ना। ये तो देखा है, मतलब इन सब के ऊपर तो -1 चार्ज होता है। लेकिन कभी क्या आपने ऐसा देखा है कहीं पे किसी बुक में NH3 2 नेगेटिव लिख दिया है? नो, कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो मतलब इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रही हूं। अब क्लियर है। अब X, सेम वही स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के जैसे पहले देखे थे, X प्लस अमोनिया कितने जुड़े हैं देखो 6, सो 6 लिख दूं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए क्या है, अमोनिया की 0, जो चार्ज होता है, जो लिगेंड जुड़ा होता है उसके ऊपर चार्ज मल्टीप्लाई में करना होता है, तो 6 × 0 कर दिया, इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है वो इक्वल टू करना होता है, ओवरऑल चार्ज क्या करना होता है, इक्वल टू। सो इज इक्वल टू 3 कर दूं, +3 है तो इज इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। सो x प्लस 6 × 0 कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया, क्या +3 आ गया। ये जो +3 आया है ये क्या आया, ये आई है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। आई होप अब इस बात में कोई डाउट नहीं होगा कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट।
सो X निकल गया हमारे पास +3। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जैसे हम निकाल रहे थे वैसे ही। सो अब देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको इसके लिए पता होना चाहिए। पहले तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज 27। सो अब देखो यहाँ पे जो मेरे को कन्फिग्रेशन लिखनी होगी ना, वो कन्फिग्रेशन मेरे को 24 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखनी होगी। क्यों, पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा है, क्योंकि +3 आ गया है, यहाँ पे +3 आया है, तो इसका मतलब ये है कि 27 में से मेरे को -3 करना पड़ेगा। 27 में से मेरे को -3 करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेंगे, तो 24 आ जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो लिखूंगी वो मैं 24 के हिसाब से लिखूंगी। सो लिख लो, क्या है, आर्गन 18 3D में कितने आएंगे, देखो 3D में कितने आएंगे, अब क्या 3D6 आएगा, देख लो आर्गन 18 हो गया ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो इसीलिए नोबल गैस हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं आर्गन, जैसे मतलब कन्फिग्रेशन लिखते टाइम हम ऐसे करते हैं। सो फिर उसके बाद डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 3D में भर देंगे अब। सो ये हो गया 18 और 6 कितना आ जाएगा, 24, तो हो तो गई 24 पूरे 24 हो गए, तो मतलब 3D में 6 भरना पड़ेंगे। अब देखो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जो अमोनिया है और जो CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे मैं 3D के वैसे ही बना देती हूँ, 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, 5 बना दिए, 4s का 1 बना दिया और 4p के 3 बना दिए, 1 2 3। अब देखना जरा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। तो देखो मैं 3D में 6 भर देती हूँ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एरो लगाए ना मैंने, पेयरिंग कर दी, सबको जोड़े जोड़े में करती है। क्यों कर दिया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है, यहाँ पे अमोनिया ही है। अब देखो क्या मेरे को यहाँ पे एडिशनल 4D बनाना पड़ेंगे, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने बनाया जहां पे फ्लोरीन जुड़ा था, नहीं बनाना पड़ेंगे। क्यों नहीं बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है वैसे एडिशनल 4D बनाने की। सो अब देखो यहाँ पे 6 अमोनिया को आना है, इसके साथ इस कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हैं, इन 6 अमोनिया को आना है, तो इन 6 अमोनिया के लिए रूम्स खाली चाहिए, रूम खाली चाहिए। तो देखो खाली, ये देखो ये 3D था, ये 4s था, ये 4p थे। तो देखो ये जो है यहाँ पे खाली रूम, एक यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया, दूसरा नेक्स्ट में आ गया, तीसरा आगे आ गया, 4th वन हियर, 5th वन यहाँ पे, 6th यहाँ पे। तो देखो इसको तो मिल गए रूम, इसके मजे लग गए, अब इसको रूम मिल गए हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही तो जुड़े थे इसके साथ, कोबाल्ट के साथ देखो 6 थे, NH3 × 6 है ना। तो 6 रूम यहाँ पे खाली हो गए, पहले से ही खाली थे तो इसको मिल गए, वो जो 3D6 थे वो तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए यहाँ पे हमने। सो अब देखो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सो एज यू सी, डी के 3D में हमने 5 ऑर्बिटल बनाए थे ना, 5 ऑर्बिटल बनाए थे, तो यहाँ पे 2 यूज हो रहे हैं। सो अमोनिया के लिए D2, फिर S का 1 और P के 3, D2sp3। देख लो क्या D2sp3 बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। बस यही देखना है कि अमोनिया कौन कौन से रूम में आया है। 2 रूम इसने D के यूज किए, 1 रूम इसने S का यूज किया, 3 रूम इसने P के यूज करे हैं। सो D2sp3, D2sp3। और अगर sp3D2 या फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहां पे ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। सो इसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। सो इस तरीके से यू कैन इजीली सॉल्व these examples. That's all for today.